किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए अभी आपको बता रहा था कि जो ये आरक्षित वाला क्षेत्र है, क्योंकि हमारे जो विधानसभा और लोकसभा में है, उसमें केवल क्या है एससी-एसटी को ही आरक्षण मिलता है, महिला और ओबीसी वगैरह को नहीं आरक्षण आरक्षण दिया गया है। तो उसमें क्या है कि 15 सीट क्या है आरक्षित है। आरक्षित मतलब क्या होता है उसमें केवल उस कैटेगरी के लोग ही क्या होता है इलेक्शन में चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी लोग वोटिंग कर सकते हैं। तो ये है मैटर। तो उसमें क्या है तो देखिए जहाँ पे क्या होता है जिस कैटेगरी के लोग मतलब एससी-एसटी का अगर देखा जाए उनमें अगर लगभग 50% अगर उसमें वहाँ के उस जाति के लोग अगर कहीं पाए जाते हैं जैसे एससी-एसटी के होते हैं, तो उनको क्या होता है उस कैटेगरी के लिए क्या रिज़र्व या आरक्षित कर दिया जाता है। तो उत्तराखंड में क्या होता है 2 जगह पे क्या होता है, जो एसटी है वो क्या होता है संख्या में अधिक है। एक है चकराता जो क्या था अब जोनसारी के लिए फेमस है वहाँ पे और नरकट्टा क्या है जो अब थारू जनजाति के लिए फेमस है। देखिए भोटिया के लिए आरक्षित क्यों नहीं है? देखिए भोटिया के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि भोटिया कहीं एक जगह में पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं रहते हैं। वो बिखरे हुए हैं। तो उनका अलग सिस्टम है, तो ध्यान दीजिएगा। और एसटी क्या होता है जो अनुसूचित जाति होता है उनका क्या होता है जहाँ-जहाँ जनसंख्या जैसे आप अल्मोड़ा वाला क्षेत्रों में देखिएगा उसमें जो एस जो एससी बहुत ज़्यादा है। वो ऊधम सिंह नगर का भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पे एससी है जैसे बाजपुर हो गया और उसके बाद नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे हैं, पौड़ी में भी है, देहरादून में भी है। तो अलग-अलग जगह पे जिनकी संख्या 50% से अगर अधिक है तब ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे नहीं होता है, कुल मिला के। लेकिन क्या होता है जो ग्राम पंचायत है ना उसमें अलग विधि है। उसमें क्या होता है कि सर्कल के हिसाब से होता है कि 50% तो आरक्षण है महिलाओं को, 50% के साथ-साथ क्या होता है अलग-अलग जो कैटेगरीज़ के लोग होते हैं उनको क्या होता है उसी हिसाब से क्या होता है आरक्षण मिलता है। इसको अल्टरनेटिव कह सकते हैं, सर्कल के हिसाब से कह सकते हैं, उस हिसाब से इसको जान सकते हैं। देखिए आज आप लोगों को क्या है कि पॉलिटी से शुरू करेंगे। देखिए जिनका अगर पॉलिटी हुआ है, ज़्यादा मैंने यही करवाया था, पहले वाले कुछ लोग किए होंगे, वो लोग रिविज़न कर लें, जिससे उसको बेहतर हो जाएगा, फिर एक साथ करवा देंगे। तो पॉलिटी देखिए आपको क्या है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है। यहाँ पे क्या होता है, हमें पॉलिटी पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं राज व्यवस्था। एक होता है राजनीतिक विज्ञान अलग चीज़ होता है और एक होता है राज व्यवस्था अलग चीज़ होता है। राज व्यवस्था तो नहीं एक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं या नागरिक का कुछ अधिकार होते हैं, उन सारी चीज़ों को क्या होता है, जानना ज़रूरी है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो नागरिक या जो हम सिटीज़न हैं, तो नागरिक के कुछ से अधिकार भी होते हैं, कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो उन चीज़ों को जानना होता है। और जो एक सिस्टम है, सिस्टम कैसे चलता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लैंग्वेज का इतना ज़्यादा इश्यूज़ है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। आप लोग देखते होंगे, डॉक्टर के पास अधिकतर जाते होंगे, पता नहीं वो अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं और उसी में इलाज हो जाता है। मरीज़ जान नहीं पाता है कि पता नहीं क्या बोल गए। उसी प्रकार से क्या होता है एजुकेशन का भी सिस्टम क्या हर जगह क्या होता है अंग्रेजी लगा रखा है। आप फॉरेन में जाएँगे या जो यूरोप वगैरह में जाएँगे ना, तो जर्मनी में जाएँगे तो इंग्लिश में वहाँ पे आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा। वहाँ पे जर्मन भाषा में एजुकेशन मिलेगा। जितने भी लोग इधर से पढ़ने के लिए जाते हैं विदेश में, उनको क्या है पहले जाके 1 साल वहाँ के लैंग्वेज सीखना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एजुकेशन लेना होता है। लेकिन इंडिया में थोड़ा-सा अलग है, इंडिया में पहले अंग्रेजी सीखना पड़ेगा फिर पढ़ना पड़ेगा। तो ये इंडिया के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो अलग बात है। तो देखिए राज व्यवस्था का मतलब होता है पहला एक राज्य समझ लीजिए। देखिए राज्य का मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से मत समझिएगा। क्योंकि ये जो राज्य या स्टेट जिसे कहते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट भारत का नहीं था। ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में कभी भी क्या होता है, जैसे यूरोप में जिस तरह से राष्ट्रवाद बना, भारत में उस तरह का कभी राष्ट्रवाद बना नहीं। क्योंकि भारत में क्या था, हर क्षेत्र में अलग-अलग राष्ट्रवाद है, अगर देखा जाए। देखिए राष्ट्र क्या होता है या जिसे कहते हैं आप स्टेट किसे कहते हैं या राज्य किसे कहते हैं पहले इसको समझ लीजिएगा। देखिए राज्य को जानने के लिए इसके 4 स्तंभ होते हैं जिसको पिलर कहा जाता है। कितने पिलर होते हैं? 4 पिलर होते हैं। एक राज्य के लिए क्या होता है एक एरिया होना चाहिए, यानी भौगोलिक क्षेत्रफल होना चाहिए। यानी भौगोलिक क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल। तभी हम उसको एक राज्य की दर्जा दे सकते हैं।
दूसरी बात क्या होता है, उसमें जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। जनसंख्या नहीं होंगे तो मरुस्थल में जाके सरकार बना के क्या करेंगे? उसके बाद क्या होता है, एक सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। देखिए ये 3 अगर भी हो जाए तब भी हम उसको राज्य नहीं कहेंगे। क्योंकि आज़ादी से पहले हमारे देश में ये 3 थी, तीनों थे। भौगोलिक क्षेत्रफल भी था, जनसंख्या भी था और स गवर्नमेंट भी था। फिर चौथा है जिसको कहते हैं संप्रभुता, संप्रभु होना चाहिए, इसको सॉवरेनिटी कहा जाता है। ये क्या होता है, राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, प्रमुख या मुख्य पार्ट, मुख्य भाग होता है, ठीक है? अगर कोई भी राज्य अगर संप्रभु या सॉवरेनिटी नहीं है तो हम उसको क्या है, स्टेट या राज्य नहीं कह सकते। जैसे भारत क्या है, 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था, एक स्टेट नहीं था, राज्य नहीं था या एक नेशन जिसे कहते हैं, नेशन की अवधारणा नहीं था। लेकिन नेशन और राज्य में बहुत अंतर होता है। जैसे नेशन क्या होता है, जिसे राष्ट्र कहते हैं और स्टेट मतलब राज्य होता है, इसमें भी बहुत सारे अंतर होते हैं। देखिए राज्य क्या होता है, एक प्रशासनिक विचारधारा है, राज्य। और जो नेशन होता है वो एक सांस्कृतिक अवधारणा है, जिसको कल्चरल थ्योरी कह सकते हैं। अगर भारत के सभी लोगों का कल्चर अगर एक जैसा है तो भारत को हम क्या कहेंगे, नेशन कह सकते हैं। अगर कल्चर अलग अलग है तो हम उसको नेशन नहीं कह सकते हैं, एक जैसे, और ऐसे बन भी नहीं सकता है। जो बड़े होते हैं, बड़े राज्य होते हैं, वो केवल नेशन नहीं बन सकते कभी भी। जो बड़े राज्य होता है वो नेशन नहीं हो सकते। जैसे छोटे राज्य है, जैसे मान लेते हैं कि ब्रिटेन है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, तो ये क्या है, इटली है, ये छोटे राज्य है। तो इसमें नेशन हो सकते हैं। इसलिए देखिएगा आप लोग अगर हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे तो देखिए 1848 के आस-पास क्या था, यूरोप में बहुत सारे क्या था, नेशन स्टेट बने थे। नेशन स्टेट कहते हैं उसको। लेकिन भारत में क्या था, नेशन स्टेट नहीं बने कभी। क्योंकि वहाँ पे एक जैसे भाषा बोलने वाले अधिकतर लोग रहते हैं, एक जैसे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, एक जैसे पहनाव को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा, कपड़ा-वपड़ा सब, फेस्टिवल तक बदल जाते हैं, धर्म तक बदल जाते हैं। इसलिए क्या है, अगर थ्योरेटिकल रूप से देखा जाए तो नेशन नहीं कह सकते इंडिया को एक स्टेट कह सकते हैं। तो ये 4 चीज़ होना चाहिए स्टेट बनने के लिए। अगर ये 4 चीज़ अगर है, तो वो स्टेट बनेगा। और सबसे ज़्यादा क्या था, सॉवरेनिटी बहुत ज़रूरी है, जिसको संप्रभुता कहते हैं या संप्रभु कहा जाता है। इसलिए अगर आप लोगों ने अगर हमारे संविधान के जो प्रिएम्बल है, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, उसको पढ़ेंगे, देखिए उसमें संप्रभु लिखा हुआ है। संप्रभु का मतलब होता है कि भारत जो स्टेट है, वो किसी दूसरे गवर्नमेंट के या दूसरे संस्था के अधीन कार्य नहीं करती है। यानी भारत का जो कानून व्यवस्था है वो भारत सरकार ही बनाती है, या भारत के जो प्रतिनिधि लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो ही बनाते हैं। देखिए 47 से पहले क्या था, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे यहाँ पे जो कानून बनता था, वो कहाँ था, ब्रिटेन से बन के आते थे। इसलिए हम संप्रभु नहीं थे। समझिएगा, उस समय हम क्या थे, सॉवरेनिटी हमारे अंदर नहीं था, क्योंकि हमारी सरकार हमारे लिए कानून नहीं बना पा रहे थे। वो क्या है, दूसरी सरकार हमारे लिए कानून बना रहे। अगर आपके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति का प्रभाव है तो आप संप्रभु नहीं है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं कि राज्य है, अब राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक कानून व्यवस्था चाहिए। ये कानून व्यवस्था नहीं होगा ना तो क्या, जंगल राज हो जाएगा, जिसे टेक्निकल भाषा में मत्स्य राज कहते हैं। जैसे मछली पकड़ने वाला राज्य, जैसे क्या होता है, मछली पकड़ने वाला मतलब होता है कि जिसका जितना बल होगा वो उतने शक्तिशाली हो जाएगा, वो उतना काम करेगा, या उससे उतना ज्यादा संसाधन को क्या होगा, कब्जा करेगा। उसे कहते हैं मत्स्य राज्य कहा जाता है। अव्यवस्था फैल जाना, जिसके बाद जितना ज्यादा मसल पावर वो उतना क्षेत्र को क्या है, कब्जा कर ले। ऐसे क्या होगा, जो कमजोर वर्ग होगा या जो महिला और बच्चे होगा, उसका ज्यादा बहुत ज्यादा शोषण होता है। अगर मसल पावर अगर देखा जाए तो महिलाएं और बच्चों का क्या ज्यादा शोषण होगा। इसलिए क्या है, उसके लिए कानून चाहिए। और कानून क्या है, और इन कानूनों को जो चाहिए, उन कानूनों का जो इकट्ठा किया गया या कानूनों का जो संकलन है, उसको हम संविधान कहते हैं। यानी राज्य चलाने के लिए क्या चाहिए हमें,
राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? राज्य को चलाने के लिए कानून चाहिए, और कानूनों के संहिता को संविधान कहा जाता है। तो जहाँ पे कानून क्या होता है, एक जगह संग्रहित रहता है, उसे कानून संविधान कहते हैं। संविधान दो शब्द से बना है, एक है सम और दूसरा है विधान। सम का मतलब समान, विधान का मतलब होता है कानून या लॉ। यानी संविधान का मतलब होता है ऐसा व्यवस्था जहाँ पे उस राज्य के लिए सभी लोगों का लगभग एक जैसा कानून होता है, सभी लोगों पर एक जैसा कानून काम करता है। लगभग बोल रहा हूँ कि एकदम लगभग नहीं होता है, कुछ अंतर होता है, नहीं तो क्या है, व्यवस्था चल नहीं पाएगा। तो लगभग क्या होता है, एक जैसा क्या होता है, कानून व्यवस्था होता है। तो उसी को क्या होता है, हम संविधान कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है राज्य को चलाने के लिए जो कानून की जो संहिता है, संहिता मतलब इसका जो संकलन है या कंपाइल किया गया है, उस कंपाइल को हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हैं। और संविधान का मतलब होता है सामान्य कानून, यानी हमारे यहाँ पे जितने भी नागरिक लोग रहते हैं उनके लिए कानून व्यवस्था एक होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं हम? संविधान कहते हैं या दस्तावेज कह सकते हैं। अब ये संविधान को समझने के लिए दो शब्द को पहले समझ लीजिएगा। एक है लोकतंत्र, जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, और एक है गणतंत्र, जिसको आप रिपब्लिक कहते हैं। देखिए, हमारे पास क्या है, जो टेक्निकल भाषा में अगर आप देखें, एक है सरकार। और सरकार के क्या होते हैं, जो मुखिया होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो कहते हैं नाम मात्र के, और एक क्या होता है, वास्तविक। जैसे हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या है, सरकार के नाम मात्र के सरकार। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो वास्तविक सरकार है, जो कहते हैं मंत्रिमंडल इसे कह सकते हैं। अगर इनका चुनाव क्या हो, चुनाव के माध्यम से चुना जाए, और इनको चुना कैसे जा रहा है, इलेक्टेड कैसे इलेक्टेड हो रहा है। अगर देखिए, जहां पर जो प्रधानमंत्री होगा, जो वास्तविक जो सरकार होगा, वो उसका क्या होता है, इलेक्शन के माध्यम से चुना जाए। यहाँ पे क्या है, प्रधान जहां वास्तविक सरकार या रियल गवर्नमेंट जनता द्वारा चुना जाए। जैसे भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मन, उसके बाद कह सकते हैं आप जापान हो गया। यहाँ पे क्या है, जनता द्वारा क्या होता है, जो वास्तविक सरकार होता है उसका चुनाव करते हैं। वो अलग है कि हम क्या है, रिपब्लिक भी है, और क्या है, ब्रिटेन और जापान क्या है, रिपब्लिक नहीं, वो कि राजतंत्र है। वहां पे गणतंत्र नहीं है बल्कि राजतंत्र है। ब्रिटेन में देखिए महाराजा या महारानी क्या होता है, राष्ट्र अध्यक्ष होती है क्या होते हैं। और जापान में भी क्या था, राष्ट्र अध्यक्ष क्या था, वहां पे जो राजा होते हैं वो होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई राज परंपरा नहीं है, यानी वंश अनुगात जिसे कहते हैं, हेरिटेज खत्म कर दिया गया। तो गणतंत्र में क्या है, जो नाम मात्र का शासक होता है, जिसे आप राष्ट्रपति कहते हैं, जिसको नाम मात्र नाम मात्र सरकार का जनता द्वारा चुना जाए, उसे हम गणतंत्र या रिपब्लिक कहेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है ना, उनका भी चुनाव जनता द्वारा ही किया जाता है। लेकिन क्या होता है,
इनडायरेक्ट रूप में होता है वो, लेकिन जनता द्वारा ही किया जाता है। हम एमपी, एमएलए को हम ही तो चुनते हैं, हम जनता है। तो क्या तो जनता द्वारा ही चुने जाते हैं, लेकिन क्या होता है इनडायरेक्ट होता है हर जगह। तो जहाँ पर नाम मात्र सरकार जिसको कहते हैं राष्ट्रपति कह सकते हैं, तो वहां पर अगर क्या होता है, सरकार को अगर जनता द्वारा चुनते हैं तो उसको हम गणतंत्र कहते हैं। और एक होता है राजतंत्र। यहाँ पे क्या होता है, वंशानुगत होता है। वंशानुगत सरकार होती है। जैसे ब्रिटेन, जैसे आपका जापान। गणतंत्र में अमेरिका सबसे इम्पोर्टेंट है, और भारत भी गणतंत्र ही है। लोकतंत्र में ब्रिटेन, भारत, बहुत सारे ऐसे देश है जो क्या है गणतंत्र है, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार की जो वास्तविक सरकार होता है वो सर, अगर गणतंत्र। हाँ बताइए। सर ये जो गणतंत्र में जो ये नाम मात्र सरकार में राष्ट्रपति को बोला, ये सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में ही है ना ये उदाहरण? हाँ हाँ, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जैसे अगर आप अमेरिका में देखें ना, तो अमेरिका में क्या होता है, सरकार का ये देखिए, ये लोकतंत्र और गणतंत्र की बात बोला, अब सरकार के प्रकार में आ जाएंगे ना तब अंतर आ जाएगा। देखिए सरकार के प्रकार में आ गया ना, तो हम लोग देखिए संसदीय परंपरा के गवर्नमेंट को अपनाया है। लेकिन क्या है, जो अमेरिका है ना, वहां पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जिसको प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉर्म कहा जाता है। हम लोगों ने प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का फॉर्म को अपनाया नहीं है। हम लोगों ने क्या है, हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया, जिसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहते हैं। हमारे हमारे सरकार क्या होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और अमेरिका में कैसा है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। इसलिए देखिएगा हमारे यहाँ पे, अगर आप लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा होगा तो वहां पे देखिएगा कि उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात बोल रहे हैं। लोकतंत्र भी हम हैं और गणतंत्र भी हम। लेकिन ब्रिटेन अपने आप को गणतंत्र नहीं लिख सकता, क्योंकि ब्रिटेन में वंशानुगत है, जो देश का प्रमुख जिसे कहते हैं। देखिए एक होता है सरकार का प्रमुख और एक होता है देश का प्रमुख। देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रपति है ना, ये क्या था, देश का प्रमुख होता है, या आप नेशन कह सकते हैं, नेशन राष्ट्र का प्रमुख होता है, देश का प्रमुख होता है। और ये क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। लेकिन यही अगर अमेरिका में परिप्रेक्ष्य होगा ना, तो उल्टा, अमेरिका में तो ये तो है ही नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन है, यानी वहां पे क्या प्रेसिडेंशियल रूल है। भारत के परिप्रेक्ष्य में जान लीजिए, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या, हम लोकतंत्र भी है, यानी डेमोक्रेटिक भी है, और क्या रिपब्लिक भी है। ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से क्या है, अमेरिका है, रिपब्लिक है, लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। लेकिन हमारा जो इंडिया है वो दोनों है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो राज व्यवस्था है, उनके बहुत सारे कमियां हम लोगों ने देखा है, इसलिए राज व्यवस्था को हमने अपनाया नहीं है। फिर राज व्यवस्था में क्या होता है, जो राजा ही क्या होता है, शासन के कानून के पूरा व्याख्या करने वाले होते हैं। तो उसमें क्या होता है, सभी नागरिक को एक समान अधिकार नहीं दिया जा सकता है। तो ये अंतर होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए संविधान क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित, यानी रिटन और अनलिखित। एक देखिए संविधान क्या होता है, एक लिखित होता है जिसको रिटन कहता है, और एक अलिखित होता है, अनरिटन होता है। देखिए लिखा दोनों ही जाता है, लेकिन इसमें क्या था, उनमें जो संशोधन किया जाता है ना, उसके प्रोसेस के आधार पर इनको रिटन और अनरिटन कहा जाता है। आप लोगों ने संविधान थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। उसमें देखिएगा 21 यानी 21, आर्टिकल 21 भी है और आर्टिकल 21 ए भी है। ऐसा क्यों है, समझिएगा। देखिए हमारा जो संविधान है ना, वो बहुत कठोर भी है और थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट भी है। लेकिन जो ब्रिटेन के संविधान है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और अमेरिका के संविधान सबसे कठोर संविधान।
अमेरिका के संविधान में संशोधन करने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। ब्रिटेन के संविधान में अगर संशोधन करना होगा, एकदम उसमें कोई रोक-टोक नहीं होता है। अब ये कैसे होता है? अलिखित संविधान का मतलब होता है यहाँ पे ब्रिटेन के संविधान से लीजिए। देखिए, इसमें अगर संशोधन करना होगा ना, तो देखिए मान लेते हैं ये आर्टिकल है 1 और इस आर्टिकल को हमें क्या था इसमें समय के साथ देखिए हर चीज़ बदल जाता है। तो इस आर्टिकल में कोई चीज़ नया ऐड करना है। तो आलिखित जो संविधान होता है ना, तो पहले क्या होगा इस आर्टिकल 1 में जो लिखा था, उसको हम पहले मिटा देंगे, उसको हटा देंगे। इसको क्या होता है पूरा मिटा देंगे या हटा देंगे। और उसके जगह पे क्या होता है आर्टिकल 1 क्या होता है फिर से दोबारा लिखेंगे, दोबारा लिखा जाएगा, नया सिरे से लिखा जाएगा। एकदम नया हो जाएगा। तो ये क्या है ये आर्टिकल 1 एकदम नया हो जाएगा। लेकिन जैसे भारतीय संविधान है, इसको लिखित संविधान कहा जाता है। देखिए इसमें मान लें कि आर्टिकल अगर 1 को हटाना है ना, तो हम आर्टिकल 1 को हटाएँगे नहीं, उसको जैसा है वैसा रह देंगे। इसकी जगह पे क्या करेंगे आर्टिकल 1 ए कर देंगे और जो नया चीज़ लिखना होगा इसमें लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे। इससे देखिए हमारे संविधान में जब बना था 395 आर्टिकल था। आप देखिए 400 ने 500 करीब-करीब पहुँच गया है। तो उसमें क्या है इस तरह से ऐड होते जा रहे थे। लेकिन देखिए आर्टिकल ज़्यादा नहीं हुआ है। आर्टिकल में ये जो सब सेक्शन जोड़ दिया जा रहा है ना, जैसे आर्टिकल 1 ए, आर्टिकल 1 बी, आर्टिकल इस तरह से जो जो चीज़ नए-नए जोड़े जा रहे हैं, वो क्या है बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो लिखित संविधान में क्या होता है, अगर किसी पार्ट को या किसी आर्टिकल को अगर चेंज करना है, तो उसके जगह पे क्या होता है, उसके जगह पे नया सेक्शन जोड़ा जाता है और पहले जो लिखा था उसको हम क्या होता है हटाते नहीं है। लेकिन जहाँ पे अलिखित संविधान होता है, वहाँ पे क्या होता है संविधान संशोधन जब भी हमें करना होता है, तो पहले उस आर्टिकल या उस भाग को क्या पूरी तरह से हटा देते हैं, फिर वहाँ पे दोबारा नया चीज़ लिखा जाता है। जैसे ब्रिटेन के संविधान है, ब्रिटेन के संविधान में संसद क्या होता है, कोई भी कानून को कभी भी कुछ ही समय के अंतर बदल सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग देखेंगे जैसे जीएसटी का नाम सुने होंगे। जीएसटी को लाने के लिए क्या था, पूरे दोनों सदन में विशेष बहुमत की आवश्यकता था और आधे से अधिक राज्य की सहमति की भी आवश्यकता था। तभी जीएसटी को लागू किया गया था। लेकिन क्या है अगर ब्रिटेन के संविधान में अगर ऐसे कुछ लाना होता तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करता, उसमें संसद सामान्य बहुमत से क्या होता उसको पारित कर देते और जी हो जाता। तो इसको समझिए लिखित संविधान मतलब भारत के संविधान, अमेरिका के संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है और ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। उसको समझिएगा कि उसमें क्या होता है, अमेंडमेंट की जो कठिनाई है उसके आधार पर क्या था लिखित और अलिखित संविधान कहा जाता है। ऐसे क्या है भारत का संविधान हो गया या यूएसए का जो संविधान है वो क्या था उसको लिखित संविधान कहा जाता है। फिर इसमें चेंज करने में क्या होता है कठिनाई बहुत ज़्यादा आता है। क्या आता है कठिनाई बहुत ज़्यादा आता है। अब आता है संविधान के बारे में, हमारे संविधान के बारे में। देखिएगा हमारे यहाँ पे संविधान की माँग बहुत पहले से ही की जा रही थी। लेकिन अंग्रेजी जो गवर्नमेंट थे वो क्या था भारतीय लोगों को शासन व्यवस्था नहीं देने की बात की। आप लोगों ने नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताया था कि नेहरू रिपोर्ट में भी क्या है एक संविधान बनाया गया था। उसके बाद क्या है जब 1929 में जो पूर्ण स्वराज की माँग की गई थी तब भी एक संविधान बनाने की बात की गई थी। लेकिन उस समय गवर्नमेंट मानी नहीं थी। लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जैसे ब्रिटेन की सत्ता कमजोर हो गया, तब उन्होंने देखा कि भारत को क्या है प्रत्यक्ष रूप से तो अब कब्जा में रखना या अधिकार में रखना संभव नहीं है, तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है उन पर शासन किया जाए। उसके लिए क्या है 1946 को यानी 1946 को एक मिशन भेजता है भारत में जिसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है और कैबिनेट मिशन के अनुशंसा के आधार पर भारत में एक संविधान सभा बनाया जाता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा जाता है बनाया जाता है और उसमें चुनाव होता है। उसमें 2 तरह के लोग चुन के आते हैं। एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे यानी ब्रिटिश पार्ट थे भारत के, उनमें 11 प्रांत थे यानी 11 स्टेट थे उस समय। तो वहाँ से लोग क्या थे चुन के आने वाले थे। वहाँ पे क्या था वहाँ के जो विधानसभा थे, वहाँ से इलेक्टेड होके आने वाले थे।
और जो देशी रियासत था जिसको प्रिंस स्टेट कहा जाता था, प्रिंस स्टेट, वहां पे लोग क्या है, जो राजा या जमींदार या जो भी नवाब होते थे वो अपने द्वारा मनोनीत करके आते थे, यानी अपॉइंटमेंट होके आते थे। तो दो तरह से लोग यहाँ पे आए और टोटल उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तीनों एक साथ था। तो 389 लोग क्या है चुन के आए थे, मतलब कुल मिला के संविधान सभा में जितने लोग आए थे, कितने, 389 लोग आए थे। तो देखिए भारत में जो संविधान बनाने की जो पेशकश की गई थी वो कैबिनेट मिशन आया था। वो किसके द्वारा हुआ था, कैबिनेट मिशन। ये कब आया था, 1946 को आया था। इनमें देखिए 3 सदस्य थे, इनमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, ये क्या थे, अध्यक्ष थे इस कमेटी के। ए बी अलेक्जेंडर सदस्य थे और क्रिप्स ये भी सदस्य थे। तो ये मिशन भारत में आए 46 में। इन्होंने जो भारत थे उस समय का जो भारत था या इंडिया कह सकते हैं, दो तरह के बटे हुए थे। एक में ब्रिटिश प्रांत थे और दूसरे में देशी राज्य थे। यहाँ पे जो प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधि जो चुने गए थे वो चुनाव के माध्यम से चुने गए थे। यहाँ पे चुनाव हुआ था और यहाँ पे क्या है, मनोनीत हुआ था। देशी राज्य में क्या होता, मनोनीत हुआ था। और चुनाव क्या, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुने गए थे। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने गए थे। और टोटल कितने लोग चुन के आए थे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 389, यानी 389 लोग क्या थे चुन के आए थे। उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था 46 में, और ये चुनाव जो हुआ था ना, ये जुलाई 1946 में हुआ था। ये चुनाव 46 में हुआ था। और देशी जो प्रांत है, इसमें से सबसे बड़ा जो प्रांत था ये था हैदराबाद। हैदराबाद सबसे बड़ा प्रांत था जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य चुन के आया था। और ब्रिटिश प्रांत में क्या था, उत्तर प्रदेश को उसको उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे, उत्तर पश्चिम प्रांत, या इसको आप उप यूपी कह सकते हैं वर्तमान। यहाँ से अधिक सदस्य चुन के आए। अब ये जब सदस्य चुन के आए तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक बोलता आ जाता है। पहला बैठक कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में इसको बुलाया गया था, दिल्ली। इसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही थे। बाद में क्या है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक होता है, सेकंड कॉन्फ्रेंस, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो अध्यक्ष है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान के सलाहकार के रूप में VN राव को चुना गया। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार कौन थे, VN राव। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। समझिएगा, इसके बाद 13 दिसंबर को तीसरा बैठक होता है। 13 दिसंबर को इसका तीसरा बैठक होता है।
दिसंबर 1946। इसमें पहली बार नेहरू जी द्वारा ऑब्जेक्ट मोशन, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है, प्रस्तुत किया। इस ऑब्जेक्ट मोशन ही क्या है, हमारे संविधान का प्रस्तावना या प्रेम्बल बना। प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रेम्बल, जो भी कह सके, ये बना। उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रेम्बल बना, जो देखिए हर एनसीईआरटी बुक के पहले या दूसरे पेज में वो लिखा रहता, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का वचन देते, ये सारी चीज लिखा रहता है। वो ऑब्जेक्ट मोशन है, किसने पेश किया था? नेहरू जी द्वारा। और ये जो ऑब्जेक्ट मोशन है ना, इसी को क्या था, हम संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, आधारभूत कहते हैं, बेसिक। या इसे क्या होता है, इसी को क्या होता है, हम संविधान के आत्मा भी कहा सकते हैं, संविधान के आत्मा या सोल कह सकते हैं इसको। अगर जो हमारे प्रस्तावना है, इसमें केवल एक बार सुधार किया गया है, यानी संशोधन किया गया है 1976 में। इसमें क्या है, 42 संशोधन के द्वारा इसमें सुधार किया गया है, के तहत 3 शब्द जोड़े गए। इस प्रस्तावना में एक है समाजवादी, एक शब्द। दूसरा है आपका पंथ निरपेक्ष, और तीसरा है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए, और इसे क्या कहते हैं, बेसिक आधार कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? बेसिक आधार या फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्योंकि अगर संविधान में संशोधन करना है, तो ये बेसिक आधार को हम चेंज कर नहीं सकते, या इसको कहते हैं आधारभूत संरचना कह सकते हैं। बेसिक आधार को आप क्या कह सकते हैं, आधारभूत संरचना भी कह सकते हैं, या बेसिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको, संरचना। यानी कुल मिला के जो हमारा प्रियम्बल है, उसमें हम उसके जो दर्शन है उसको चेंज नहीं कर सकते, या उसकी जो फिलोसफी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो तभी से क्या है, आज तक क्या होता है, इसमें दोबारा कोई और चेंज नहीं किया गया है हिंदी का। एक ही बार इसमें चेंज किया गया था 1976 में 42 अमेंडमेंट में। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, समाजवादी का मतलब देखिएगा, हमारे देश में जो समाजवादी है उसको कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। पंथ निरपेक्ष मतलब कोई भी सरकार किसी पंथ विशेष पर क्या तो झुकाव नहीं रखेगा। अखंडता की बात को हम अखंड नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते हैं, जैसा है उसको वैसा ही रखना पड़ेगा। अब इस संविधान को क्या है बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। यानी संविधान कितने समय में बना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना। और ये क्या है, 26 नवंबर 1946 को क्या बन के तैयार हो गया। इसलिए आप अगर प्रेम्बल को पढ़ेंगे, देखिए लिखा हुआ है 26 जनवरी 1949 है, ठीक है, 6 मत लिखिएगा, इसको 9 है, ये 49 है, बन के तैयार हो गया था। इसी समय क्या है, संविधान के सभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाता है, संविधान दिवस कहा जाता है। धन्यवाद।
उसको संविधान दिवस कहा जाता है, 26 नवंबर। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 को। यानी पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था 26 जनवरी